mana kali ke? Jembatan ya? Cái giá cái ta xe boleh kali dia खींचने वाले अंकल आवाज साफ नहीं आ रही है कट जा रहा अच्छा કેમ કરવું તો તસે સંપૂર્ણ હતું ખતમ કરું સોલ્વ કરવાનું ડાટા કોમ્પ્રેસ बना देखें विद्या बिंदु जी हाँ जी विद्या खरीदी नमस्कार स्वागत है पहले जलपान को नंबर डॉक्टर सुशीला देने के पैसा गोल्ड में पहनना हमें मार्केट आ रही है क्या नकली मोती की गोल्ड में पहनना है वाह
जो मंच पे बैठने वाले संस्कृति मंत्री श्री शर्मा जी का इंतजार हो रहा है, वो 2 मिनट में यहाँ पहुँचने वाले हैं। हम लोग विधिवत कार्यक्रम करेंगे। मोबाइल फोन कृपया स्विच ऑफ या शांत मोड में रख दें। हमारा पूरा कार्यक्रम 6 सत्रों में विभाजित है। प्रथम सत्र हमारा उद्घाटन सत्र होगा, जो लगभग 12:15 बजे तक चलेगा। इसके बाद हम पहला चर्चा सत्र प्रारंभ करेंगे ठीक 12:30 पर, जिसका विषय है भारतीय इतिहास। दूसरा सत्र ऐतिहासिक उपन्यासों में इतिहास तत्व। ये है, हम भोजन के उपरांत 3 बजे प्रारंभ करेंगे और शाम 7:30 बजे महाप्राण निराला की राम की शक्ति पूजा पर आधारित नृत्य नाटिका प्रसिद्ध नृत्यांगना विजया शर्मा और उनके समूह के द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। कल का पहला सत्र और इस कार्यक्रम का तीसरा सत्र, जिसका विषय रहेगा ऐतिहासिक उपन्यास समाज जागृति का माध्यम। 11 से 11:30 बजे तक चाय पान के लिए हम लोग अल्प विश्राम लेंगे और चतुर्थ चर्चा सत्र 11:30 बजे हम लोग प्रारंभ करेंगे। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक भोजन के लिए अवकाश और 2:30 पर हम समापन सत्र के लिए पुनः यहाँ पे एकत्रित हो जाएंगे। ये मोटी मोटी भूमिका है। अभी आप सबको ये पत्रक बहुत से हमारे बंधुओं को नहीं मिल पाया है, ये पत्र सबको मिल जाएंगे, तो आपकी जानकारी के लिए थोड़ी सी सूचना बता रहे हैं। तो मैं उनसे विशेष तौर से आग्रह करूंगा जो बाहर से आए हैं, इन 4 सत्रों में विषयवार जो साहित्यकार विद्वान इसमें भाग लेना चाहते हैं सक्रिय रूप से, उस विषय पर बोलना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है कि कृपया हमें विषय के हिसाब से नाम दे दें, जिससे विभिन्न सत्रों में हमारे पास अनेक ज़्यादा विद्वान विषय के पारंगत विद्वान हैं, कितना भी बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सत्रों में सब जगह जैसा होता है, यहाँ की थोड़ी मर्यादा है हमारे पास। तो हम 2 या 3, एक प्रमुख वक्ता, 2 या 3 सहयोगी वक्ता, हम लोग 3 तक हम लोग समायोजित कर सकते हैं। तो अनेक साहित्यकारों के नाम हमें है हमारे पास, और इसके बावजूद भी जिन्होंने नहीं दिए हैं या मैं संपर्क नहीं कर पाया, उनसे आग्रहपूर्वक मैं निवेदन करता हूँ कि वे अपने नाम उस तक पहुँचा दें। पहले सत्र में इतिहास दृष्टि है, भारतीय इतिहास दृष्टि, हमारी भारतीय परंपरा में इतिहास की हमारी क्या वास्तविक दृष्टि है क्या और होनी क्या चाहिए, इस पर जो अपना वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहें। और एक निवेदन यहाँ पर पहले भी विद्वानों को बताया जा चुका है कि यहाँ पे पर्चा पढ़ने की व्यवस्था हम लोग नहीं रखते हैं, कागज से पढ़कर आमने सामने व्याख्यान के रूप में, और अधिक से अधिक 10 से 15 मिनट तक। मुख्य वक्ता के लिए निर्धारित समय है 15 से 20 मिनट और सहयोगी वक्ता के लिए 10 से 12 मिनट। समय का ध्यान रखेंगे तो सब लोगों की मौलिक चीज़ें हम लोग सुन भी सकेंगे और
कार्यक्रम सुचारू रूप से हमारा चल सकेगा। पहला सत्र हमारा विलंब हो गया है, हम प्रयास करेंगे कि ये जो समय जा रहा है। दशनिमेषस्य कालः अस्ति। अहं तावत् श्रीमन्तं पवनपुत्रपादं महोदयं प्रार्थयामि सभायाः मनः रञ्जयितुं स्वकीयप्रतिभायाः किञ्चित् प्रदर्शनं प्रस्फुटनं करोतु। श्रीमान् प्रकाश पवनपुत्रपादं जी। अन्ये अपि यदि देशभक्तिगीतं किमपि अनौपचारिकरूपेण पाठं सभायाः रञ्जनं करणीयं स्वागतम् अस्ति। गीत दोहराएंगे। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। दोहराएंगे। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो। एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। फूट का भरा घड़ा है, फोड़ कर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार। आ रही है चारों ओर से यही पुकार। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार। आ रही है आज चारों ओर से यही पुकार। हम करेंगे त्याग मातृभूमि के लिए अपार। 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 कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम। कष्ट जो मिलेंगे मुस्कुरा के सब सहेंगे हम। देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। देश के लिए सदा जिएंगे और मरेंगे हम। देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो। देश का ही भाग्य अपना भाग्य है ये सोच लो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो। एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना 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 सीख लो। भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो। भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो। भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो।
भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो। भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। फूट का भरा धड़ा है छोड़ कर बढ़े चलो। फूट का भरा धड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो। एक फूट का भरा धड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो। फूट का भरा धड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भला हो जिसमें देश का काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो। युग के साथ मिल के सब कदम बढ़ाना सीख लो। एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना 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 सीख लो। भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो। भूल कर भी मुख में जाति पंथ की न बात हो। भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। भाषा प्रांत के लिए कभी न रक्तपात हो। फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो। फूट का भरा घड़ा है फोड़ कर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर बढ़े चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। भला हो जिसमें देश का वो काम सब किए चलो। संगठन गढ़े चलो सुपंथ पर चले चलो। पवन पुत्र बादल जी ने देशभक्ति का जो गीत गाया और इसमें जो भावना व्यक्त होती है, अखिल भारतीय साहित्य परिषद साहित्य के माध्यम से वही कार्य करने का प्रयास कर रहा है। अखिल भारतीय साहित्य परिषद एकमात्र ऐसी संस्था है गैर सरकारी क्षेत्र में स्वयं सेवी साहित्यकारों की जो सभी भारतीय भाषाओं के उत्थान के लिए कार्य करती है, सभी विधाओं के लिए कार्य करती है। इसमें कोई वाद नहीं है, किसी भी वाद को हम प्रश्रय नहीं देते हैं, ना अपना कोई वाद चलाने का प्रयास करते हैं। हमारा वाद सिर्फ एक है, राष्ट्रवाद, जिससे राष्ट्र का भला हो। हमारे पास कलम है, कलम की ताकत हमारे पास है। इस कलम से देश को हम जो कुछ भी दे सकें, देश की समस्याओं का हम जो भी समाधान कर सकें, जिनके लिए जो हमारे पाठक हैं, जिनके लिए हम लिखते हैं, जो हमें पढ़ते हैं, जो हमसे प्रभावित होते हैं, ऐसे लोगों को हम उच्च आदर्शों की ओर मोड़ सकें। इन महत्वपूर्ण ध्येय को लेकर के चलने वाली ये साहित्यिक संस्था अखिल भारतीय साहित्य परिषद है और आप सब उसके आयोजन में शामिल हैं। आप सबको पता है हमारे उद्देश्यों का, फिर भी बार बार दोहराना, अपने ध्येय को बार बार याद करना आवश्यक होता है। तो ये सुंदर गीत सुनकर मुझे ये कुछ कहने का मन हुआ। इससे कार्यक्रम हम प्रारंभ करने वाले हैं। 10 मिनट में शायद आ जाएंगे, नीचे आ चुके हैं। और कोई गीत चीज़, कोई मंगलाचरण कुछ प्रस्तुत करना चाहें, कोई
नेपाल के प्रतिनिधि आइए आइए आइए, स्वागत है आपका। हम नेपाल से कल शाम को यहाँ आए हैं। भाषा में तो हमको कमांड नहीं है, लेकिन शाम को जब हम यहाँ पर आए दो श्लोक परस्परम हुए, वो श्लोक हम आपको सुना जा रहा हूँ। गलती में तो बालक का शब्द समझकर क्षमा कीजिएगा। रौद्रास्त्वै मसजत ततश्च गुरवः साधुल विक्रीडितम। साधु विकृत छंद में ये लिखा है हिंदी भाषा में। मैं नेपाली भाषा भाषी हूँ, लेकिन उसमें कोई गलती हो सकती है। इसका शीर्षक है साहित्य संधार। ये है भारतवर्ष विश्वभर में हिंदुत्व संरक्षक। ये है भारतवर्ष विश्वभर में हिंदुत्व संरक्षक। ये है भारतवर्ष विश्वभर में वेदांत के सर्जक। ये है भारतवर्ष विश्वभर में ज्ञानांजना गोचनी। ये है भारतवर्ष विश्वभर में पापांकुशा मोचनी। ये है भारतवर्ष विश्वभर में पापांकुशा मोचनी। ऐसे भारतवर्ष के गुण निधे विद्वत्व विस्तार के। ऐसे भारतवर्ष के गुण निधे विद्वत्व विस्तार के। भाषा भेष कला गला विविधता उत्कृष्ट संसार के। ये वैदिक संस्कृति छवि तथा सौरस्य संवाहक। ये वैदिक संस्कृति छवि तथा सौरस्य संवाहक। सारा विश्व उमंग पुष्ट रवि है साहित्य संधारक। सारा विश्व उमंग पुष्ट रवि है साहित्य संधारक। हमारे नेपाली प्रतिनिधि ने हमें कोई दिक्कत नहीं हुई समझने में। आपकी भाषा हम बिल्कुल समझ गए। एक चीज़ आपने यहाँ पे फिर सिद्ध की कि राष्ट्र की परिभाषा क्या होती है, सीमाओं में बंदी नहीं होती। जहाँ तक हमारी सांस्कृतिक परंपराएं हैं, हमारी आस्था के तत्व जहाँ तक बिखरे हुए हैं, जहाँ तक हम एक मानदंड पे विचार कर सकते हैं, वहाँ तक हमारी राष्ट्र की सीमाएं फैली हुई हैं। नेपाल भौगोलिक दृष्टि से ऐतिहासिक दृष्टि से विदेश माना जाता है, लेकिन नेपाल के साथ हमारी बड़ी आध्यात्मिक रूप से हम लोग जुड़े हुए हैं। हिंदुत्व की बात जो आपने की, ये एक जाति विशेष का नहीं, हिंदुत्व जो जीवन जीने की शैली है, जीवन को सोचने की शैली है, जीवन के लिए कार्य करने की शैली है, हमारी आपकी मिलती है। आप सब लोग यहाँ पधारे हैं, हमें बड़ी प्रसन्नता है। आप इसी तरह हमारे साथ सहयोग करते रहें। स्वागतं करोमि। एकं संस्कृत लघुगीतमस्ति देशस्य उपरि, तदहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि। अस्माकं भारतदेशः कीदृशः भवेत् तस्योपरि अस्ति। यथा इदानीं भारतदेशे भिन्नभिन्न विकृतयः सन्ति, तेषु भारतदेशः कीदृशः भवेत् गीतमाध्यमेन अहं प्रकटयितुम् इच्छामि। शक्ति समृतं युक्ति समृतं
शक्तियुक्ति समृतं भवतु भारतं शक्तियुक्ति समृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति संस्कृतं नीति संस्कृतं रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतं रीति नीति संस्कृतं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं हे भारतं भारतं भवतु भारतं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्मनैष्ठिकं धर्मनैष्ठिकं कर्म धर्म नैष्ठिकं भवतु भारतं कर्म धर्म नैष्ठिकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शक्ति समृतं युक्ति समृतं शक्ति युक्ति समृतं भवतु भारतं शक्ति युक्ति समृतं भवतु भारतं कर्म शक्तिदायकं मुक्तिदायकं भक्तिदायकं मुक्तिदायकं शक्ति मुक्तिदायकं भवतु भारतं शक्ति मुक्तिदायकं भवतु भारतं 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 भवतु भारतं 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 भवतु भारतं शक्ति समृतं युक्ति समृतं शक्ति युक्ति समृतं भवतु भारतं शक्ति युक्ति समृतं भवतु भारतं। धन्यवादः। एतेन गीतमाध्यमेन एतदेव प्रतिपादयितुम् इष्टवान् भारतदेशः शक्तियुक्तः भवेत् युक्तियुक्तः भवेत् बुद्धियुक्तः इति अर्थः। कर्मयुक्ताः कर्मे सर्वे कर्मे संलग्नाः भवेयुः कर्मयुक्ताः धर्मयुक्ताः भक्तियुक्ताः मोक्ष प्राप्तुम् इच्छुकाः सर्वे परस्परं सहयोगिनः भवेयुः परस्परं सहयोगं कर्तुम् उद्युक्ताः भवेयुः तस्य उपरि एतत् गीतमासीत् तदुक्त्वा अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं जयतु भारतम्। जो तट पर बैठे बात बनाया करते हैं क्या वे जीवन भर सागर से कुछ पा पाए। जो तट पर बैठे बात बनाया करते हैं क्या वे जीवन भर सागर से कुछ पा पाए। मोती उनको ही मन चाहे मिल जाते हैं जो त्याग मोह सागर के तल तक जा पाए। मोती उनको ही मन चाहे मिल जाते हैं जो त्याग मोह सागर के तल तक जा पाए। तो खिलते सुमनों से बेहस बेहस मैंने पूछा वे बोले अब कष्ट में बोले कभी इन शूलों पर सोना होगा। वे बोले कभी इन शूलों पर सोना होगा। कुछ पाने को अपना सब कुछ खोना होगा। तो जो डर जाते बाधाओं से उनके पथ में जो डर जाते बाधाओं से उनके पथ में ही फूल शूल बनकर चुभ जाया करते हैं। जो डर जाते बाधाओं से उनके पथ में ही फूल शूल बनकर चुभ जाया करते हैं। पर जो रख प्राण हथेली पर आगे बढ़ते पर जो रख प्राण हथेली पर आगे बढ़ते
पथ दे उनको पर्वत झुक जाया करते हैं, पथ दे उनको पर्वत झुक जाया करते हैं। तो जलते शलभों को देख शहर मैंने पूछा, जलते शलभों को देख शहर मैंने पूछा। वो बोले अपना अहम तुम्हें खोना होगा, कुछ पाने को अपना सब कुछ खोना होगा। तो उगते पूनम के चंदा से मैंने पूछा, उगते पूनम के चंदा से मैंने पूछा। वह बोला मन का कलुष तुम्हें धोना होगा, कुछ पाने को अपना सब कुछ खोना होगा, कुछ पाने को अपना सब कुछ खोना होगा। धन्यवाद। देंगे जो बांटेगा उसका 4 गुना बढ़ेगा, और जो केवल सुनेंगे उनका तो 1000 गुना ही बढ़ेगा, क्योंकि वो केवल सुनेंगे। वह हार जीत के पार गया, वह हार गया रण में जिसका लड़ते लड़ते मन हार। संख्याबल कभी नहीं लड़ता, संख्याबल कभी नहीं लड़ता, लड़ते हैं 100 या 5 कहां। सच के पथ पर निर्भीक पड़ो है नहीं सांच को वांच यहाँ। जो चक्रव्यूह गढ़ते उनके माथे पर लिखा मरण देखा, जो चक्रव्यूह गढ़ते उनके माथे पर लिखा मरण देखा। जो सुई नौक पर भूमि न दे उनका भी दीन क्षरण देखा। छल के ही साथ छली का तन मन चिंतन अशुभ विचार गया, वह हार गया रण में जिसका लड़ते मन हार। और अंतिम बंद इसका 2 ही बंद कर। संकल्पों से टकराने में हर बार झिझकती झंझाएं, जो लड़ते हैं वे कल्प कथा बनकर जीते इतिहासों में, जो लड़ते हैं वे कल्प कथा बनकर जीते इतिहासों में। सदियों के माथे का चुम्बन बनकर रहते एहसासों में। कवि का संवेदन विनत हुआ जब जब भी उनके द्वार गया, वह हार गया रण में जिसका लड़ते लड़ते। संस्कृतम भोपाल में भारत भवन में मिले थे। हाँ, महाबोधि फेस्टिवल में भी अंतरराष्ट्रीय महाबोधि फेस्टिवल में हमारे अतिथि आ चुके हैं। जी से अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अतिथियों को दीप प्रज्वलन के लिए लेकर आए। मेरे बढ़िया लक्ष्मीकांत जी मेरा तो हो गया। नहीं आइए और जला दीजिए। पंकज जी आइए। कुलपति जी एक बार और जलाइए। पंकज जी आइए। दीजिए। बचपन भाई कर देंगे मेरी तरफ से। हो गया आप सही है।
मंच पर स्थान ग्रहण करें। दीप प्रज्वलन के उपरांत मंगलाचरण के लिए केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग की छात्राएं देछे छोमो मंगलाचरण प्रस्तुत करें। त्रैलोक्यनाथं सुरवरनमितं पारसंसारतीर्णं धीरं गाम्भीर्यवन्तं सकलगुणनिधिं धर्मराजाभिषिक्तं तृष्णामोहान्धकारं कलिकलुषहरं कामलोमादवन्तं तं वन्दे शाक्यसिंहं तं वन्दे शाक्यसिंहं प्रणमितशिरसा सर्वकालं नमामि। वन्दे श्रीवज्रसत्त्वं भुवनवरगुरुं सर्वबुद्धं भवन्तं नानारूपं जिनेन्द्रं तिमिरभयहरं निर्मितं मेरुशान्तं धर्माधारं मुनीनां जिनगुणशुभदं मण्डलं वज्रधातुं सर्वानन्दैकरूपं परमसुखमयं देहिनां मोक्षहेतुं देहिनां मोक्षहेतुं देहिनां मोक्षहेतुं। डॉक्टर बलवंत जानी जी से अनुरोध करूंगा कि वे सर्वप्रथम इस कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय पद्मश्री सेन नवाब संतेन जो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं उनका रुद्राक्ष की माला पुष्प और शाल से उनका स्वागत करें। अध्यक्ष महोदय का नाम लेने में मुझे थोड़ी त्रुटि हुई है। आपका ठीक नाम पद्मश्री के से नवांग समतेन। हमारे मुख्य अतिथि श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा, संस्कृति मंत्री, उच्च शिक्षा।
और आज के कार्यक्रम के उद्घाटनकर्ता श्री S.L. भैरप्पा जी का स्वागत करने के लिए मैं डॉक्टर रामेश्वर विष्णु पंकज जी, आप आदरणीय भैरप्पा जी का शाल रुद्राक्ष की माला और पुष्प से स्वागत करें। मंच पर श्री संजीव जी, आप डॉक्टर जानी, प्रोफेसर पंकज जी और पराशर जी का स्वागत। शुभम पुष्प रुद्राक्ष प्रोफेसर रामेश्वर विष्णु पंकज। पवित्र कार्यक्रम के अध्यक्ष परम पूज्य श्री नवांग समतेन जी, मध्य प्रदेश के यशस्वी संस्कृति उच्च शिक्षा एवं जनसंपर्क मंत्री, विद्वानों के द्वारा प्रशंसित माननीय पंडित लक्ष्मीकांत शर्मा जी, आज जिनसे हम सब जिनको पाकर अपने भी बहुत ही पुलकित हैं, कोई भी साहित्यकार भारत का अगर वो देशभक्त है, धर्मनिष्ठ है, सत्यनिष्ठ है, तो जिन्हें देखकर जिसे सहज ही प्रसन्नता होती है, ऐसे समकालीन भारत के शीर्षस्थ उपन्यासकार और सर्जक आदरणीय डॉक्टर S.L. भैरप्पा जी, आदरणीय जी, आदरणीय ज्ञानी जी तथा मित्रों, आज के इस कार्यक्रम के जो उद्घाटन करता हैं वो डॉक्टर S.L. भैरप्पा हैं। समकालीन राष्ट्रीय जीवन में बहुत थोड़े सर्जक ऐसे हैं अलग अलग भाषाओं में जो अपने समय का जो कुछ घटित हो रहा इतिहास कह सकते हैं, जो बन रहा इतिहास है, जो घटित हो रहा जीवन है, उसको इतनी सूक्ष्मता से, इतने पैनेपन से, इतने सुंदर ढंग से, इतने प्रभावी ढंग से, इतने प्राणवान ढंग से व्यक्त कर सकते हों। हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा इतना बड़ा सर्जक हमारे पास विद्यमान है। अन्यथा हम जानते ही हैं कि कम से कम 1960 के बाद भारतीय साहित्य में अधिकांश भाषाओं में एक तरह का अंधकार युग है भारतीय प्रज्ञा की दृष्टि से। कहीं यहाँ वहाँ कुछ जुगनू भले टिमटिमा रहे हों, लेकिन प्रायः है जो प्रगतिवादी आंदोलन के विषाक्त वातावरण से कोई भी स्वतंत्र सर्जक देखने को बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे विरल सर्जकों में से मूर्धन्य सर्जक हैं डॉक्टर S.L. भैरप्पा जी। इनकी अनेक महत्वपूर्ण कृतियाँ हैं, उपन्यास जो हैं वो देश की अनेक भाषाओं में उनका अनुवाद भी हुआ है सक्षम। खासतौर से आवरण नाम का जो अत्यंत शक्तिशाली उपन्यास है, ये एकमात्र ऐसा उपन्यास है जो जिस ओर मैं संकेत कर रहा हूँ उस कालावधि में भारत में बौद्धिक क्षेत्र में राज्य के संरक्षण में, धर्मनिष्ठ समाज के नास्तिक और भौतिकतावादी राज्यकर्ताओं के संरक्षण में जो एक बौद्धिक वातावरण बना, संचार माध्यमों और शिक्षा माध्यमों में जो कलुष और विष छा गया, उसको उसके यथावत रूप में दिखाने वाला, बहुत ही सक्षम रूप से दर्शाने वाला कि जो घटित हो रहा वो क्या है और क्यों है और कैसे है, ऐसा एक उपन्यास है जिसका एक एक पात्र हमको अपने समकालीन राष्ट्रीय जीवन में, विशेषकर बौद्धिक और साहित्यिक जीवन में देखने को मिलेगा, चाहे वो उसकी नायिका हो, चाहे शास्त्री जी हो। मतलब एक एक पात्र हमें, अगर हम उस उपन्यास को पढ़ें तो फिर रोज दिखने लगेगा कि अच्छा ये सज्जन भी बनी, अच्छा ये भी बनी। अपने आसपास के जीवन में हमें वैसे पात्र प्रचुर मिलेंगे। और शासन कैसे छल करता है हमारी संस्कृति, मतलब नास्तिकों का शासन, शासन तो मेरा मतलब है कि एक नास्तिक धारा है राज्यकर्ता की, वो क्या क्या कुकर्म करता है, इसका भी बहुत ही मार्मिक, बहुत ही हृदय विदारक कहेंगे, बहुत ही गहरी व्यथा और पीड़ा से भर देने वाला चित्रण श्रद्धेय डॉक्टर S.L. भैरप्पा जी ने किया है। उनके आवरण उपन्यास के हिंदी में 34 संस्करण प्रकाशित हो चुके हैं और मराठी में शायद उससे भी अधिक। यहाँ माननीय उम्मा ताई कुलकर्णी जी हैं जिन्होंने
उनका मराठी अनुवाद किया है। तो फिर इसके बाद गुजराती में भी शायद इसका अनुवाद हुआ है। देश की अनेक भाषाओं में, संस्कृत में हुआ है और ये सचमुच पठनीय है। और अगर हम में से किसी ने भी उसे नहीं पढ़ा है, अपने समय को पहचानने के लिए उसे अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपके जो अन्य महत्वपूर्ण उपन्यास हैं उसमें धर्मश्री है जिसका संस्कृत और मराठी में अनुवाद हो गया है। वंश वृक्ष है जिसका तेलुगु, मराठी, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी में अनुवाद हो चुके हैं। नाई नेरालू है जो गुजराती और हिंदी में भी अनुवाद हो चुका है, मूल कन्नड़ में तो है नहीं। और तब लियू नेन दे मैंने अभी अंग्रेजी में लिखा है, पता नहीं मैं शुद्ध उच्चारण कर रहा हूँ या नहीं। अच्छा, उसका हिंदी और संस्कृत में अनुवाद हुआ है गोधूली के नाम से। और गृहभंग है जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने देश की 14 भाषाओं में जिसके अनुवाद प्रकाशित किए हैं। निराकरण है जो हिंदी में भी छपा है। धातु है वह भी साहित्य अकादमी के द्वारा देश की सभी 14 महत्वपूर्ण भाषाओं में उसके अनुवाद प्रकाशित हैं। अन्वेषण है जिसका मराठी और हिंदी में अनुवाद हुए हैं। पर्व है जिसके तेलुगु, मराठी, बंगाली, हिंदी, तमिल, पंजाबी, अंग्रेजी और संस्कृत में अनुवाद हुए हैं। नेले है जिसका हिंदी में अनुवाद है। साक्षी है जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में अनुवाद हुआ है। आंचू है जो मराठी और हिंदी में अनुदित हुआ है। तांतु है जो मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में अनुदित हुआ है। सार्थ है जो महत्वपूर्ण दार्शनिक बोध से संपन्न उपन्यास है, वो संस्कृत, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में इसका अनुवाद हुआ है। मंत्र है जो मराठी, हिंदी और अंग्रेजी 3 भाषाओं में जिसके अनुवाद हुए हैं। भित्ति का भी मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद हुआ है। और आवरण संस्कृत और मराठी में अनुवाद हुआ है। और आपको आपके उपन्यासों पर अनेक फिल्में भी बनी हैं। 2006 में नाई नेरालू है कन्नड़ में। इसके बाद गृहभंग है, मतदान है, वंश वृक्ष है, गोधूली है। गोधूली जो बीवी कारंत और गिरीश कर्नाड के द्वारा निर्देशित है। तब्बलियू नेनदे मैगने ये कन्नड़ में है, वो भी कारंत और गिरीश कर्नाड के द्वारा है। वंश वृक्ष है वो भी कारंत और गिरीश कर्नाड के द्वारा है। नाई नेरेलू गिरीश कसरावल्ली के द्वारा है। इस तरह आपके उपन्यासों पर अनेक फिल्में भी बनी हैं। आपकी अनेक समीक्षा पुस्तकें भी प्रकाशित हैं और आपके उपन्यासों पर देश में बहुत से समीक्षात्मक आलेख महत्वपूर्ण प्रकाशित हुए हैं। 2011 में आपको कन्नड़ विश्वविद्यालय हम्पी से ऑनरेरी डीलिट की उपाधि मिली। 2010 में अपने उपन्यास मंत्र के लिए सरस्वती सम्मान नई दिल्ली से प्राप्त हुआ। कर्नाटक विश्वविद्यालय धारवाड़ ने ऑनरेरी डीलिट 2009 में दी। हेडगेवार अवार्ड आपको कोलकाता से 2007 में मिला था, हेडगेवार प्रज्ञा अवार्ड। एनटीआर अवार्ड आंध्र प्रदेश में 2007 में उसी वर्ष मिला। 2006 में पंपा अवार्ड कर्नाटक राज्य से मिला। और कर्नाटक गवर्नमेंट की ओपन यूनिवर्सिटी मैसूर ने ऑनरेरी डीलिट 2005 में दी। इस प्रकार निरंतर आपको अनेक पुरस्कार मिले। ग्रंथलोक जो है उसको बेस्ट लिटरेरी वर्क का तो 1988 का अवार्ड मिला। और मस्ती अवार्ड मिला है बेंगलोर से साहित्य में योगदान के लिए 1996 में। भारतीय भाषा परिषद अवार्ड है। संवत्सर पुरस्कार कोलकाता 96-97 में ही। गोरू अवार्ड है साहित्य में योगदान के लिए। SR पाटिल अवार्ड भी है 2000 में। इस तरह से अनेक पुरस्कार मिले हैं। हमारा सौभाग्य है कि एक इतना मूर्धन्य लेखक हम पर अनुग्रह करके हमारे इस महत्वपूर्ण अधिवेशन में आज पधारने की कृपा है। हमारे जो आज के मुख्य अतिथि हैं माननीय श्री लक्ष्मीकांत जी शर्मा, वे स्वयं भी एक गहरे अध्येता हैं, अधिक विद्यार्थी भी रहे हैं और अच्छे अध्यापक भी रहे हैं श्रेष्ठ। और साथ ही शासन में आने के बाद उन्होंने संस्कृति के क्षेत्र में जो काम किया है उसका सारे राष्ट्र में उसका यश फैला हुआ है, उसकी सुगंध फैली हुई है। जितना निष्पक्ष, जितना सही निर्णय वहाँ के संस्कृति विभाग के द्वारा लिया जाता है और जितने अच्छे सुपात्र लेखकों और विद्वानों को सम्मान दिए जाते हैं, उसके कारण सारे देश में वो चर्चित है। केवल आपकी कृपा से ही, आपके संरक्षण में। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने जो हिंदी माध्यम से सभी भाषाओं के अध्यापन के लिए अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की स्थापना की है, आपने उसके लिए बहुत ही प्रयास किया है, तब वो संभव हुआ है, जो भारत में एक नया प्रवर्तन है
हम चाहते हैं कि देश में अन्य राज्यों में भी वो हो। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्य आपके संरक्षण में हो रहे हैं। जो वहाँ की साहित्य अकादमी है, इसके निदेशक महोदय यहाँ पधारे हुए हैं, वो भी आपकी प्रेरणा से बहुत काम कर रही है। जितने भी साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र की संस्थाएं हैं, बहुत सराहनीय कार्य कर रही हैं। हमारा सौभाग्य है कि अपनी व्यस्तता में से समय निकालकर कष्ट सहते हुए, एक तरह से तप करते हुए वो यहाँ पहुँचे, तो हम सब उनके बहुत आभारी हैं। आज के जो कार्यक्रम के हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं पद्मश्री गेशे नवांग संतेन जी, वे उनके पधारने से ये पूरा परिसर वैसे तो सदा ही उनकी उपस्थिति से पवित्र रहता है, लेकिन ये सभागार आज हम यहाँ उनकी आध्यात्मिक उपस्थिति से बहुत ही गदगद महसूस कर रहे हैं, अपने को धन्य महसूस कर रहे हैं। वे भगवान बुद्ध, शाक्य सिंह भगवान बुद्ध के परम उपासक हैं और श्री वज्र जो तंत्र है उसके भी साधक हैं। आप में वही धैर्य और गांधीर्य है जो एक श्रेष्ठ धर्म साधक में होता है, जो सद्धर्म के साधक में होता है। उनको अपने बीच पाकर हम बहुत ही गदगद हैं हम सब। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो अपने कार्यकाल में ही शीघ्र ही अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे ऐसा हमें विश्वास है, उन्होंने कार्य किया है। माननीय डॉक्टर बलवंत जानी जी, वो भी एक साहित्य की विभूति हैं और विशेषकर चारण साहित्य पर उनका बहुत काम है, लोक साहित्य पर काम है और बहुत अच्छे अध्यापक, उतने ही समर्थ समीक्षक और उतने ही अच्छे संगठक भी हैं। संगठक तो स्वयं भारतीय साहित्य परिषद भी प्रमाण है कि निरंतर उनकी यह पुस्तक सभी प्रतिनिधियों को उपलब्ध कराई जाएगी। दूसरी पुस्तक साहित्य संवर्धन यात्रा। अखिल भारतीय साहित्य परिषद ने इस वर्ष 3 महत्वपूर्ण यात्राएं की हैं और वहाँ लोग कैसे रहते हैं, कैसे सोचते हैं, कैसा उनका जीवन होता है। दूसरी यात्रा नड़ाबेट क्षेत्र की गुजरात में और तीसरी सांस्कृतिक यात्रा पुरी क्षेत्र की, और उसमें विद्वानों से प्राप्त साहित्यकारों ने जो सहभागिता की उसका संकलन ये पुस्तक है। यह पुस्तक भी सभी प्रतिनिधियों को इसके साथ उपलब्ध होगी। एक तीसरी महत्वपूर्ण पुस्तक गांधी विद्या संस्थान एक परिचय। गांधी विद्या संस्थान वाराणसी का हम सब जानते हैं कि क्या कार्य करता है, किस तरह से कार्य संस्कृत साहित्य के संवर्धन में, उन विवरणों का एक संकलन गांधी विद्या संस्थान एक परिचय के रूप में संकलित किया गया है। उस पुस्तक का भी विमोचन मैं अनुरोध करूँगा कि अतिथि हमारे आज के इस पुस्तक का विमोचन कर अनुग्रहित करें। अब मैं आपके और श्री भैरप्पा जी के बीच में ज़्यादा नहीं आना चाहता। मैं आदरणीय भैरप्पा जी से अत्यंत आदर के साथ क्षमा करें, इस कार्यक्रम की प्रास्ताविक